हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए। और ये हमारी वीडियोस अगर आपको यूट्यूब पर मिले तो आप समझ लीजिएगा ये डेमो वीडियोस हैं। और अगर आपको अच्छी लगे तो अपने कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर कोर्स बाय करना हो हमारा तो स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या हमसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ बात करूंगा कि लास्ट क्लास में हमने यूनिट नंबर 4 का एक चैप्टर स्टार्ट किया था, एमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। चैप्टर थोड़ा सा टेक्निकल है। आपके कोर्स का एक पूरी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ही आसान नहीं है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तो है ही, उसका एक मोस्ट कॉम्प्लेक्स चैप्टर में से काउंट होता है। पर अगर आप जैसे मैं आपको समझा रहा हूं ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो पहले तो मैंने आपसे कहा था 2 रजिस्टर बनाने हैं। एक पतला रजिस्टर बनाना है जिसमें आप कंसेप्ट को नोट करेंगे, और फिर एक रजिस्टर आपने बनाना है प्रैक्टिस के लिए। वहां पर आप प्रैक्टिस कीजिए और फेंक दीजिए, क्योंकि हमें अपने माइंड में रिटेन क्या करने हैं, कंसेप्ट, और वो भी समराइज फॉर्मेट में। बुक्स बहुत बल्कि हैं, बुक्स में बहुत कुछ दिया हुआ है, तो बुक देख करके आप सब कुछ मत पढ़ने बैठ जाना। जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूं पहले वो समझना, उसके बाद फिर बुक से प्रैक्टिस करना। तो ये हमारा जो हमने लास्ट क्लास में आपको कंसेप्ट नोट कराया था, वहां पर वापिस आइए। और वहां पर मैंने आपको बताया था कि एमलगमेशन में 2 कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। एक कंपनी जो अपना बिजनेस ट्रांसफर कर देती है दूसरी कंपनी को, जिसे हम वेंडर कंपनी बोलते हैं या टेक्निकल लैंग्वेज में ट्रांसफर कंपनी बोलते हैं। तो एक कंपनी अपना बिजनेस दूसरी कंपनी को ट्रांसफर करती है और दूसरी कंपनी उसके बिजनेस को एक्वायर करती है, जिसे हम परचेजिंग कंपनी बोलते हैं। नाउ इन दोनों कंपनीज के बीच में अगर कोई किसी से कुछ खरीदेगा तो पेमेंट देनी पड़ेगी, और उसी पेमेंट को हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। अकाउंटिंग की टेक्निकलिटीज में, चैप्टर की टेक्निकलिटीज में मैं बाद में जाऊंगा, पहले मैं आपको परचेज कंसिडरेशन सिखाऊंगा। परचेज कंसिडरेशन के बारे में लास्ट क्लास में मैंने आपको नोटिंग करवा दी थी। मैंने कहा था आप नोटिंग कीजिए, अपने हाथ से कीजिए, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, इससे आपको चीजें याद रहेंगी। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपको फायदा होगा, नहीं मानेंगे तो फिर दिमाग में सब उड़ जाएगा। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था थ्योरेटिकली जितना समझ में आया था, इट्स ओके। आज हम उसमें पढ़ेंगे, आपको और क्लैरिटी आएगी। और जो अगर क्लैरिटी 5-10% रह जाएगी तो पूरे चैप्टर में जब हम क्वेश्चन किया करेंगे, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले बात परचेज कंसिडरेशन की ही होगी। तो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए, इसके बिना आपका कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो सर सबसे पहले आज मैं आपको सिखाऊंगा परचेज कंसिडरेशन क्या क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। तो वेंडर कंपनी और परचेजिंग कंपनी के बीच में जो डीलिंग हुई है, जिस प्राइस पे डीलिंग हुई है, उसको हम बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। अब बाजार में कुछ भी बातें होती रहे, अकाउंटिंग के पर्पज से AS14 ने डिफाइन कर दिया कि आप पीसी कैसे निकालोगे, पीसी आप ऐसे निकालोगे। तो वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ये कहता है कि गगन सर 2 मेजर तरीके हैं परचेज कंसिडरेशन को निकालने के। एक का नाम होता है नेट पेमेंट्स मेथड और दूसरे का नाम होता है नेट एसेट्स मेथड। 2 ही मेथड होते हैं। पर अभी आपने पढ़ना शुरू किया है तो सिचुएशन आपके लिए कुछ कुछ डिफिकल्ट हो सकती है, तो इसीलिए बुक्स ने और टीचर्स ने थोड़ा सा और वेरिएशन बना के कुछ और मेथड्स भी सजेस्ट कर दिए कि बच्चों को इजी लगे। तो उसमें एक और मेथड सजेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं शेयर एक्सचेंज मेथड। यानी कि आपको ये 3 मेथड समझ लेने हैं। इन 3 मेथड से आपका क्वेश्चन में परचेज कैसे समझ में आ जाएगा। नाउ मैंने उन तीनों मेथड्स के बारे में जो शॉर्ट समराइज नोट्स हैं वो आपको यहां पर कंपाइल कर दिए। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने रजिस्टर में जाकर के ये तीनों मेथड्स की एक समरी लिख लेनी है। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी, क्वेश्चन कराऊंगा तब भी हेल्प करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परचेज कंसिडरेशन में हमारा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मेथड जो होता है उसका नाम होता है नेट पेमेंट्स मेथड। मान लीजिए, सिंपल सी बात समझ लीजिए, आप बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो आप पूछते हैं हाँ जी कितने पैसे देने हैं, वो आपको बता देता है। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है, वो आपको पैसे बता देता है। इसी को नेट पेमेंट मेथड बोलते हैं। नेट पेमेंट मेथड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है कि गगन सर एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद रही है, जिस कंपनी को खरीदा जा रहा है उसके मालिक कौन है, उस कंपनी के शेयर होल्डर्स।
शेयर होल्डर्स दो तरीके के होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। तो मालिकों को जो भी पेमेंट दी जा रही है वो परचेज कंसिडरेशन है, और इसी मेथड को उन्होंने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दिया। वो कह रहे कि गगन सर आपने क्या करना है, जो भी पेमेंट की जा रही है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द वेंडर कंपनी, उन पेमेंट्स को टोटल निकाल लेना है, बस सिंपल सा काम करना है, आपका परचेज कंसिडरेशन आ गया। अब हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स होंगे। कोई पॉइंट कह रहा होगा कि परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को ये पेमेंट की, तो क्वेश्चन करते समय उसका ट्रीटमेंट होगा, पर परचेज कंसिडरेशन में उसका काम नहीं है, क्योंकि मालिकों को, ओनर्स को जो पेमेंट दी जाती है वही परचेज कंसिडरेशन का पार्ट बनती है। ये S14 ने साफ किया है। डिबेंचर होल्डर्स कंपनी के लेंडर हैं, लाइबिलिटी हैं, उनकी पेमेंट क्वेश्चन में बताई जाएगी लेकिन पीसी में इंक्लूड नहीं होगी। तो मैंने क्या कहा, डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट इंक्लूड नहीं होगी। सर कोई बैंक था उसके लोन की पेमेंट हो रही है, इंक्लूड नहीं होगी। सर कोई क्रेडिटर था, वो कह रहा था नहीं भैया मैं परचेजिंग कंपनी के चक्कर में नहीं पड़ रहा, मुझे मेरे पैसे दे दो, परचेजिंग कंपनी ने उसको पैसे दे दिए, नहीं इंक्लूड होगी परचेज कंसिडरेशन में। वेंडर कंपनी ने कहा कि भाई हमारी कंपनी बंद होगी, उसमें खर्चे होंगे, वो कौन करेगा, परचेजिंग कंपनी का, भाई कंपनी तुम्हारी बंद तुम कर रहे हो, है जी, खर्चे तुम करो। लेकिन कई बार डील अटक जाती है, वेंडर कंपनी कहती है मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं थी बंद करने की, तुम जबरदस्ती मेरा बिजनेस बंद करवा रहे हो, मैं नहीं बंद करता। हम कहेंगे चलिए छोड़, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस मुझसे ले ले, यानी कंपनी को बंद करने का खर्चा भी परचेजिंग कंपनी ने दे दिया। क्या वो परचेज का हिस्सा बनेगा? आंसर इज नो। सिंपल सा गोल्डन रूल है कि शेयर होल्डर्स को जो भी पेमेंट दी जाए, शेयर होल्डर्स को क्या पेमेंट मिलेगी, शेयर्स में मिलेगी और कैश में मिलेगी, उन सबको आपने ऐड कर देना है, दैट्स इट। ये नेट पेमेंट मेथड है। अच्छा, कई बार जैसे जैसे आप थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कई बार जब हम पेमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, तो कई बार फ्रैक्शनल शेयर्स आ जाते हैं। तो इसलिए मैंने नीचे एक नोट लिखा है कि अगर फ्रैक्शनल शेयर्स की बात आ जाए तो फ्रैक्शनल शेयर्स तो दिए नहीं जा सकते, तो फ्रैक्शनल शेयर्स का जो कैश बनता है वो हम उस शेयर होल्डर को दे देते हैं। मान लीजिए एक शेयर होल्डर के पास जब हमने ये स्कीम लगाई, उसके पास स्कीम के अंदर शेयर मिल रहे हैं, लेट अस सपोज 510.6 शेयर्स, 510.6 शेयर, तो परचेजिंग कंपनी 510 शेयर तो दे देगी। 0.6 शेयर कहां से देगी, तो 0.6 शेयर के बदले में उसको कैश दे दिया जाता है। तो कभी कभी फ्रैक्शनल शेयर्स की बात आएगी, फ्रैक्शनल शेयर्स की सेटलमेंट कैश में होगी। इन सारी बातों को हम एक एक करके समझेंगे। चलते हैं, अब सर कहां से उठाएं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा लेते हैं बुक से। तो ये हमारी बुक है भूषण कुमार गोयल की, टैक्समैन की। अगर आपके पास ये वाली बुक है तो बहुत अच्छी है, अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप अपनी दूसरी बुक से क्वेश्चन कर लेना, आप यहां से ध्यान से देख लीजिए। और अगर वो भी नहीं है तो बहुत अच्छा एक मटेरियल गूगल पर अवेलेबल होता है, वहां लिखिए सीए इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल, तो सीए इंटरमीडिएट का अमेलगमेशन का चैप्टर डाउनलोड कर लीजिए। अब आपके मन में लगेगा कि सर सीए इंस्टीट्यूट के मटेरियल की बात कर रहे हो, वो तो सीए वालों का है। अरे वही मटेरियल सब बुक्स में रेफर किया जाता है। खैर सर हमारे पास बुक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें आप बेकार की बातें मत बताओ। तो मैं आज आपको क्या सिखाने जा रहा हूं, मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि परचेज कंसिडरेशन की कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं। सर पहले कुछ और थ्योरेटिकल बातें भी पढ़ा दो, कुछ और पढ़ा दो। मैंने कहा नहीं भाई, पहले परचेज, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल पढ़ो, माइंड में एक बार चैप्टर सेट हो गया फिर आगे बढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। सर बुक ने जो भी लिखा हुआ उसको छोड़ो, हम तो जाएंगे सीधा सीधा परचेज कंसिडरेशन के ऊपर। और ये हमारा परचेज कंसिडरेशन है, दो तरह के मेथड होते हैं, नेट पेमेंट मेथड, नेट एसेट मेथड, लेकिन शेयर एक्सचेंज मेथड भी लगभग इन्हीं में से दोनों का ही पार्ट होता है, पर हम उसे थोड़ा सा अलग से बता देते हैं कि छोड़ो, बच्चे ने पेपर देना है, आगे बढ़ना है, कौन सी पीएचडी करनी है, तो यहां पर हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क। अब क्या हमारी बुक में मान लीजिए 12 से 15 इलस्ट्रेशन परचेज कंसिडरेशन पर दी हुई हैं, और हर एक इलस्ट्रेशन मैं डिस्कस करूं ये तो पॉसिबल नहीं है। कुछ कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा,
और कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। बुक में सॉल्यूशन अवेलेबल है, आपको इजीली समझ में आएगा, चिंता मत करना। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में कुछ भी खास बात नहीं है, नेट पेमेंट मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में ना कुछ केसेस हैं 1 2 3 4, तो इन केसेस के ऊपर हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ये भी आपके लिए होमवर्क है। सर सीधा शुरुआत ही आपने तो होमवर्क से कर दी। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 को हम अपनी रिवीजन के लिए मार्क कर देते हैं कि चलिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ेंगे। अच्छा, हेडिंग क्या दी हुई है? हेडिंग की कभी आप चिंता मत करना, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो हेडिंग आती नहीं है, आप हेडिंग की चिंता मत करना। आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो आपको अच्छा लगे वो यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन के बुक के ऊपर लिख लेना, किस क्वेश्चन में ये वाला पॉइंट था, या लिख लेना ये इजी था, खत्म। पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एस लिमिटेड इज एब्जॉर्ब्ड बाय पी लिमिटेड, यानी एस कंपनी वेंडर है, ये हमारी वेंडर है, और पी कंपनी हमारी परचेजिंग कंपनी है। बैलेंस शीट ऑफ वेंडर कंपनीज एज फॉलोज, हमें वेंडर कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है। वो कह रहे हैं जी वेंडर कंपनी के पास 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं 100 रुपए वाले, 5000 इक्विटी शेयर्स हैं 100 रुपीज वाले, यानी इसके पास दो तरह के शेयर होल्डर हैं, दो तरह के मालिक हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। अगर क्वेश्चन में मुझे इन दोनों की पेमेंट मिल जाएगी तो मुझे परचेज कंसिडरेशन भी मिल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है सर रिजर्व्स हैं, हमारे पास कुछ लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट भी हैं, हमारे पास करंट भी हैं, हमारे पास एसेट्स में नॉन करंट भी हैं और करंट भी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट को भी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मुझे बैलेंस शीट से भी कोई काम नहीं है। पी लिमिटेड हैज एग्रीड, परचेजिंग कंपनी कह रही है इशू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी। यानी यहां सिंपल सी बात कह रही है परचेजिंग कंपनी के मैं वेंडर कंपनी को 9% प्रेफरेंस शेयर्स दूंगी इन द रेशियो ऑफ 3 शेयर्स ऑफ पी 4 शेयर्स ऑफ एस। मतलब वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को परचेजिंग कंपनी ये कह रही है कि तुम्हारे 4 शेयर के बदले में मैं अपने 3 शेयर दूंगी, तुम्हारे 4 शेयर के बदले में मैं अपने 3 शेयर दूंगी। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो? यस। तो क्या मैं कहूं कि मुझे पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दी हुई है या नहीं दी हुई है? सर दी हुई है। ठीक है, निकालनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। और जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है ऐसी बात होती है कि भाई तुम्हारे इतने शेयर के बदले में मैं इतने शेयर दूंगी, 4 शेयर के बदले में 3 शेयर देना है। अब इसको लिखना कैसे है? बहुत सिंपल है। तो आपने क्या करना है, 2000 प्रेफरेंस शेयर्स थे वेंडर कंपनी के, और नई कंपनी परचेजिंग कंपनी कह रही है कि हम अपने 3 शेयर देंगे तुम्हारे 4 शेयर के बदले में। तो कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बने? और हम आपको जो प्रेफरेंस शेयर देंगे वो 100 रुपए का देंगे। ये हमारी आ गई पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब रह गई इक्विटी, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, टू इशू टू डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी। अब सेकंड पॉइंट में परचेजिंग कंपनी कह रही है कि हम वेंडर कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स को क्या दे रहे हैं, हम उन्हें 12% डिबेंचर्स दे रहे हैं, 96 रुपीज पर देंगे, इन ल्यू ऑफ उनके जो 10% डिबेंचर्स थे उनके बदले में हम 12% डिबेंचर्स देंगे, और वो डिबेंचर्स हम रिडीम करेंगे एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब जब भी हम अमेलगमेशन का क्वेश्चन करेंगे ना, तो डिबेंचर होल्डर्स का पॉइंट हमारे लिए हमेशा क्रिटिकल होता है, समझना पड़ता है, इसमें बहुत उलझने होती हैं। लेकिन क्योंकि अभी मैं परचेज कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं, और परचेज कंसिडरेशन में नेट पेमेंट मेथड कहता है कि गगन पेमेंट मेथड में तो डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर नेट एसेट मेथड लगेगा तो ये पॉइंट मेरे लिए रेलिवेंट हो जाएगा। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि मेरा पहला प्रेफरेंस मेथड कौन सा है? नेट पेमेंट मेथड। तो अभी तो मैं इसी ख्याल में जी रहा हूं कि नेट पेमेंट मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है सर, ये पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स है, क्वेश्चन करेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। अभी नेट पेमेंट मेथड में इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए आपने पढ़ना हो पढ़ लो, पर इसको मैं इंटरप्रेट नहीं करूंगा।
फिर क्वेश्चन कह रहा है टू पे ₹20 पर शेयर इन कैश। अब 20 रुपए का हर शेयर के बदले में मुझसे कैश ले लो एंड टू इशू 6 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, और मेरे से बदले में 6 इक्विटी शेयर्स और ले लो एट मार्केट प्राइस ऑफ 125 रुपीज, 125 रुपए की वैल्यू पर ले लो, इन ल्यू ऑफ एवरी 5 इक्विटी शेयर्स इन एस लिमिटेड। वेंडर कंपनी के 5 शेयर के बदले में परचेजिंग कंपनी दयालु है 6 शेयर दे रही है। ठीक है, शेयर 125 रुपए पर मिलेगा, साथ में कैश भी मिलेगा। तो मुझे यह बताओ, क्या आपको पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स दिखाई दे रही है? मुझे तो दिखाई दे रही है कि हाँ सर, कंपनी के शेयर होल्डर्स की पेमेंट पॉइंट नंबर 1 में और पॉइंट नंबर 3 में बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इसका मतलब ये क्वेश्चन सेफली नेट पेमेंट मेथड से पीसी निकाल सकता है। अब मुझे कुछ नहीं देखना, ना दाएं ना बाएं, और सीधा जाके परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट कर देना है। आइए जी, और मेरे साथ साथ कैलकुलेट करते हैं परचेज कंसीडरेशन। क्या लिखेंगे? हमारे पास क्योंकि भूषण कुमार गोयल सर की बुक है तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 कर रहे हैं और हमने लिखना शुरू कर दिया है कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन। एग्जाम में मुझे बिल्कुल भी ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमने जो मेथड लगाया वो कौन सा लगाया, एग्जामिनर को पता है। हमने लिखा कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसीडरेशन और मुझे पता है ये नेट पेमेंट मेथड है, और नेट पेमेंट मेथड की सुंदर सी प्रेजेंटेशन करने के लिए हम एक तरीका सीखा हुआ है। सबसे पहले कॉलम में हम दिखाते हैं पेमेंट टू, फिर हम बताते हैं पेमेंट इन फॉर्म ऑफ, कैसे पेमेंट हो रही है, क्या हमारे पास कोई कैलकुलेशन कोई वर्किंग करने की जरूरत है तो हम वो भी दिखा देते हैं, एग्जामिनर खुश हो जाता है, और फिर यहां पर मॉनेटरी वैल्यू दिखा देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप प्रेजेंट करना। बाकी ये एक प्रेजेंटेशन है, कोई एएस ने सजेस्ट नहीं की है, आपको जैसे अच्छी लगे आप वैसे कर लेना। क्वेश्चन ने तो पहले पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बताई थी, लेकिन मैं पहले पेमेंट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स लिखना पसंद करूंगा। फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट हो रही है, एक तो इन द फॉर्म ऑफ कैश हो रही है, उसके लिए क्वेश्चन कह रहा था कि आपके पास जितने शेयर्स हैं हम हर शेयर के लिए 20 रुपए का कैश देंगे, यानी ये टोटल वैल्यू मेरे पास बन जाएगी 1 लाख रुपीस। फिर क्वेश्चन कह रहा था कि हम आपको, परचेजिंग कंपनी कह रही थी हम आपको अपने इक्विटी शेयर्स देंगे। याद करके बताओ, परचेजिंग कंपनी कह रही थी हम अपने 6 शेयर देंगे आपके 5 शेयर के बदले में। तो यहां पर बच्चे को दिक्कत हो सकती है, मैथ्स लगाना है। कंपनी 6 शेयर दे रही है वेंडर कंपनी के 5 शेयर्स के बदले में, और 1 शेयर कंपनी दे रही है 125 रुपीस का। तो यहां पर अब मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा, 5000 डिवाइड बाई 5 इंटू 6 इंटू 125, ये हो गया 7,50,000। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत? ये पॉइंट नंबर 3 की इंटरप्रिटेशन है। एक तो 20 रुपीज पर शेयर कैश देना है और 6 शेयर देने हैं 5 शेयर के बदले में, और जो शेयर देने हैं उसकी वैल्यू क्वेश्चन ने 125 बताई हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कि हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी पेमेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हम उनको पेमेंट करेंगे। 2000 प्रेफरेंस शेयर्स थे वेंडर कंपनी के, लेकिन वहां कहा था कि 4 शेयर के बदले में 3 मिलेंगे, तो यहां करेंगे 3/4, और वहां पर जो हमें शेयर्स दिए गए थे वो हमें 100 रुपीज पर दिए गए थे। तो ये आपका हो जाएगा मेरे ख्याल से 1,50,000। इन सब का टोटल कर देंगे, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख मेरा पीसी आ गया। लीजिए, अब आप कहोगे सर क्वेश्चन में तो 3 तरह की पेमेंट थी। क्वेश्चन के अंदर पेमेंट पॉइंट नंबर ए में प्रेफरेंस की थी, बी में डिबेंचर्स की थी, सी में इक्विटी की थी, हो सकता है 4th पॉइंट में लिक्विडेशन एक्सपेंस होता, 5th पॉइंट में बैंक की पेमेंट होती। कंसेप्ट कहता है कि गगन तुमने केवल पेमेंट टू शेयर होल्डर लेनी है। अब हम ये भी बात करते हैं कि सर जब हमने यहां पर ये कैलकुलेशन की, ये 6/5 किया, 3/4 किया, तो ये पूरा होल नंबर आ रहा है। ये नंबर ऑफ शेयर्स फ्रैक्शनल नहीं आ रहे। जब ये फ्रैक्शनल आएंगे तो ये फ्रैक्शनल वाला पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो मुझे बता दीजिए, पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि नेट पेमेंट मेथड कितना सिंपल होता है। इसमें एक फ्रैक्शनल पॉइंट की बात है, थोड़ी देर में करते हैं। आगे बढ़ जाते हैं जी। अब सर
वापिस यहां पर पढ़ते हैं। हमारी हमेशा कोशिश यही रहती है कि हम नेट पेमेंट मेथड से परचेज कंसीडरेशन को फाइंड करें, लेकिन कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट होगी वो बैलेंस पेमेंट कैश में होगी। अभी आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। अब अगर ये लिखा हो कि बैलेंस पेमेंट कैश में होगी, तो इसका मतलब है कि मुझे किसी और रास्ते से पता लगाना पड़ेगा कि पेमेंट कितनी करनी है। नेट पेमेंट मेथड तो लग नहीं रहा, क्योंकि बैलेंस को कहां से डिफाइन करें कि बैलेंस कितना है। सर क्या हमेशा बैलेंस इन कैश मिलेगा तो हम नेट एसेट मेथड लगाएंगे? आंसर इज यस। फिर धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन के अंदर अगर पेमेंट को निकालना डिफिकल्ट है, नहीं निकल सकता, तो आपको कोई दूसरे मेथड के पास जाना पड़ेगा। और दूसरा मेथड क्या होगा? वो आपका नेट एसेट मेथड ही होगा। नेट एसेट मेथड कहता है कि गगन आपको ढूंढना पड़ेगा कि वेंडर कंपनी ने अपने जो एसेट्स दिए हैं या परचेजिंग कंपनी ने जो एसेट लिए हैं वो किस वैल्यू पर लिए हैं। तो वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर लीजिए, आपने जो एसेट खरीदे उनकी वैल्यू पता लगाइए, जो लाइबिलिटीज आपने खरीदी हैं उनकी वैल्यूज पता लगाइए। अगर मैंने एसेट खरीदे हैं 100 करोड़ के और मैंने लाइबिलिटीज खरीदी हैं 30 करोड़ की, तो 100 माइनस 30 70 करोड़ रुपए मुझे उनको देने हैं। फिर क्वेश्चन जो जो कहता जाए ये वाली पेमेंट दो, ये वाली पेमेंट दो, माइनस करते जाना, जो बैलेंस बच जाएगा वो आपका कैश पे निकल आएगा। जब मैंने आपको नोटिंग कराई थी तो मैंने वहां पर ये बात बताई थी। चलिए अब हम कोई क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मैं आपको ये बात समझा सकूं। अब मैं पीछे चल रहा हूं और मैं आ गया इलस्ट्रेशन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कई सारे केसेस हैं, तो वो केसेस हमारे पास, कुछ केसेस नेट एसेट मेथड के हैं, कुछ केसेस हमारे पास नेट पेमेंट मेथड के हैं, तो इसलिए यहां से हम वो नेट एसेट वाला पॉइंट आपको पढ़ा देते हैं। नाउ given below is the balance sheet of AB Limited as on 31st March, on which date all of its assets and liabilities are taken over by CD Limited। वो कह रहा है भैया कंपनी ने इसके सारे एसेट और लाइबिलिटीज ले लिए, कुछ छोड़ा नहीं है। तो क्वेश्चन में हमें यहां से पता लग गया कि सभी एसेट लाइबिलिटी लिए गए। ओके, हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिबेंचर्स है, करंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, अदर लाइबिलिटीज है। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास पीपीई है, हमारे पास स्टॉक है, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है, हमारे पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, और हमारे पास अदर करंट एसेट्स है। और अदर करंट एसेट्स में हमारे पास ये फिक्टिशियस एसेट है। तो क्या आप फिक्टिशियस एसेट का मतलब समझते हो? मतलब अगर बैलेंस शीट में आपने कोई लॉसेस लिखे हुए हैं, कोई खर्चे लिखे हुए हैं, तो उन्हें कौन खरीद सकता है? क्या आप किसी के लॉसेस और खर्चों को खरीद सकते हो? आंसर इज नो। तो यानी कि ये परचेजिंग कंपनी इसे कभी भी नहीं खरीदेगी और इसे कभी भी पैसे वो नहीं देगी। अब दूसरा कोई बात यह है कि अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो इसमें ना टोटलिंग की एरर है, मिस प्रिंटिंग है। एसेट साइड का टोटल चेक करेंगे ना तो ज्यादा आ रहा है, तो यहां पर ये जो 13 लाख है इसे काट के आप 3 लाख कर दीजिए। अब आप टोटल चेक करेंगे तो ठीक हो जाएगा, वो बुक के अंदर गलती है। नीचे हमें डिटेल दी हुई है, कंपनी के पास एक ही तरह के शेयर है, केवल इक्विटी शेयर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन में कई सारे केसेस हैं। केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों सिमिलर हैं। सिमिलरली केस नंबर 3 और केस नंबर 4 वो दोनों भी सिमिलर हैं, मामूली से डिफरेंसेस हैं। तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं केस नंबर 1 की। केस नंबर 1 कह रहा है कि एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अच्छा, बीच में ये लाइन भी पढ़ देता हूं कि जो न्यू कंपनी है उसने एग्री किया है टू इशू इक्वलेंट नंबर ऑफ 12% डिबेंचर्स टू द डिबेंचर्स होल्डर्स ऑफ एबी लिमिटेड एट पार। नई कंपनी पुरानी कंपनी के शेयरहोल्डर्स को बोले कि ठीक है भैया, तुम्हारे पास जो डिबेंचर थे वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें 12% डिबेंचर दे देती हूँ, डिबेंचर के बदले में डिबेंचर ले लो। तो ये एक पेमेंट है, मगर ये मेरे परचेज कंसिडरेशन में किसी काम की नहीं है, क्योंकि ये पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स है। कैलकुलेट कंसिडरेशन फॉर अमलगमेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो बुक आपको अलग अलग केसेस के माध्यम से समझा रही है। केस नंबर 1 पढ़ते हैं। केस नंबर 1 कह रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यूज। वो कह रहा है जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी है उसी पर हमने खरीद लिया, ठीक है। एंड सीडी लिमिटेड इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार। और नई कंपनी आपको 2 लाख शेयर्स देगी 10 रुपए के हिसाब से, तो ये हो गया 20 लाख रुपए। एंड बैलेंस इन कैश। अब यहां लिख दिया बैलेंस इन कैश, यानी ये कंपनी ये बैलेंस का अमाउंट में निकाल नहीं सकता,
तो परचेज कंसिडरेशन कितना है 20 लाख प्लस कुछ कैश का अमाउंट। जो कुछ कैश का अमाउंट है वो कहां से निकालूं? तो यानी कि अब मुझे किसी दूसरे मेथड पे जाना पड़ेगा, यानी कि मुझे नेट एसेट मेथड के ऊपर अब जाना पड़ेगा। केस नंबर 1 और केस नंबर 2, केस नंबर 2 को भी पढ़ते हैं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर एट फॉलोइंग अमाउंट। केस नंबर 2 में वो कह रहे हैं कि भाई हम एसेट एंड लाइबिलिटीज के अमाउंट बता रहे हैं, और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। क्या आप कभी किसी का बिजनेस खरीदते हो तो कभी ऐसा होता है कि बुक वैल्यूज में खरीद लिया? यही तो क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन बताएगा कि नहीं मैंने उसके एसेट की वैल्यू चेक की वो इतनी थी, लाइबिलिटीज की चेक की वो इतनी निकली। तो ये केस नंबर 2 केस नंबर 1 से ज्यादा बेहतर है। केस नंबर 1 बिल्कुल सिंपल है, वो आपके लिए होमवर्क है। केस नंबर 2 मैं करा रहा हूं। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर एट फॉलोइंग अमाउंट्स। तो मुझे क्योंकि पता लग चुका है कि मुझे नेट एसेट मेथड लगाना है, तो मैं साथ साथ अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करता हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 2, केस नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो आपने लेना है सबसे पहले वैल्यू ऑफ एसेट्स टेकन ओवर। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने सभी एसेट्स लिए हैं, तो यहां लिखा है प्लांट एंड मशीनरी लेनी है 7 लाख पर। तो आप लिखिए प्लांट एंड मशीनरी 7 लाख। सर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, क्या मैं ऊपर हेडिंग बना दूं नॉन करंट, करंट? वो आपकी मर्जी है, टाइम टेकिंग है। परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन करते वक्त मुझे बैलेंस शीट की हेडिंग्स की जरूरत नहीं है, तो आप लिखना चाहें तो वो प्योरली आपके ऊपर है। फर्नीचर 4 लाख, स्टॉक 24 लाख, फर्नीचर 4 लाख, स्टॉक 24 लाख, ट्रेड रिसीवेबल एट 90% ऑफ बुक वैल्यू, ट्रेड रिसीवेबल 90% ऑफ बुक वैल्यू। तो सर हमने ये 15 लाख रुपए के बदले में ये दोनों हमने ले लिए, स्टॉक हमने ले लिया, ट्रेड रिसीवेबल लेने हैं एट द रेट ऑफ 90%। 15 लाख के हैं तो 10% कम हो जाएंगे, तो 13.5 लाख के हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स 90% ऑफ बुक वैल्यू 13,50,000। अब एक बात आएगी कि सर हमें कैश को खरीदना है कि नहीं खरीदना? तो मैंने आपसे कहा था खरीदना है। जब तक क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं होगी हम हमेशा कैश को भी लेंगे, और क्योंकि कैश की फिगर क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो इसलिए 3 लाख ले रहा हूं, 13 लाख नहीं लूंगा। टोटल कर लें 7 और 3 10 लाख। ऐसे चलो सर ऐसे फटाफट कर लो, 7 लाख प्लस 4 लाख प्लस 24 लाख प्लस 13,50,000 और प्लस 3 लाख 51,50,000 लेस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। अब टेकन ओवर लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियस सी बात होती है, कंसेप्चुअल बात है। लाइबिलिटीज के नाम पर हमारे पास एक तो लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स हैं 6 लाख के, और नीचे लिखा हुआ था कि न्यू कंपनी आपको डिबेंचर्स सेम वैल्यू पर दे रही है। इसके सिवाय मेरे पास ट्रेड क्रेडिटर्स हैं और मेरे पास अदर करंट लाइबिलिटीज हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेड पेबल 5% डिस्काउंट पे लेने हैं। ओके, सबसे पहले ले लेता हूं डिबेंचर्स। इस क्वेश्चन में डिबेंचर्स सेम अमाउंट पर कन्वर्ट हो रहे हैं, नई कंपनी उन्हें सेम अमाउंट पे डिबेंचर्स दे रही है, इसलिए ये 6 लाख का 6 लाख आएगा। ट्रेड पेबल क्वेश्चन कह रहा था कि ये 5% डिस्काउंट पे आने हैं एट द रेट ऑफ 95%। तो 14 लाख के थे तो ये हो जाएंगे 13,30,000। अदर लाइबिलिटीज क्वेश्चन में थी 10 लाख की। इन सबको टोटल कीजिए। 6 लाख, 13,30,000 और 10 लाख, 29,30,000 माइनस 51 लाख
50,000। अब ये फिगर नेगेटिव आएगी लेकिन हमने प्लस में करके लिखनी है। 22,20,000। लो जी, दिस इज योर परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन मुझे पता लग गया, अब इसकी पेमेंट कैसे होगी। नंबर एक, इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन में कहा गया था कि आपको 2 लाख शेयर्स देने हैं एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो ये अमाउंट हो गया आपके पास 20 लाख। और जो बैलेंस बच जाएगा, वो क्वेश्चन ने कहा था कि जो बैलेंस होगा वो आपको देना है इन कैश। तो ये बैलेंस अमाउंट अब मेरे पास यहां पर निकल के आ गया। तो ये दोनों मैंने पेमेंट करनी है। मुझे बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम्म, ठीक है सर, ये क्वेश्चन भी हमारे को क्लियर हो गया। और बाकी के जो पार्ट्स हैं, पार्ट 1, केस नंबर 1, केस नंबर 3 और केस नंबर 4, ये दोनों आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए केस 3 और केस 4। केस 3 में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर वैल्यूड एट बुक वैल्यू, यानी वो कह रहे हैं कि बुक वैल्यू पर हमने एसेट लाइबिलिटीज ली हैं। सीडी लिमिटेड इश्यूज 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार एंड ₹2 पर शेयर इन कैश। तो यहां पर देखो, शेयर्स का भी अमाउंट बता दिया, कैश का भी अमाउंट बता दिया। अब सर यहां पर एसेट्स के बारे में, लाइबिलिटीज के बारे में और पेमेंट के बारे में, सबके बारे में पता है, तो मेरा प्रेफरेंस मेथड क्या है? नेट पेमेंट मेथड। इसका मतलब यहां पर समझ में आ गया कि 20 लाख रुपीस के शेयर्स दिए हैं और 4 लाख रुपीस का कैश दिया है, तो 24 लाख रुपीस का आपका नेट पेमेंट मेथड से पीसी बन जाएगा। तो सर इस वाले पॉइंट को इग्नोर कर देना। यस, जब मुझे नेट पेमेंट मेथड से मिल गया पीसी, तो एसेट लाइबिलिटीज की पीसी में कोई जरूरत नहीं है। केस नंबर 4 क्या कहता है? केस नंबर 4 कह रहा है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर वैल्यूड बाय सीडी लिमिटेड एट वैल्यूएशन मेंशन इन केस नंबर 2, यानी कि ये वैल्यू आ गई 22,20,000। वो कह रहा है कि गगन सर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू आती है 22,20,000। हमने अभी सॉल्व किया है, नहीं सॉल्व किया होता तो मैं दिमाग में नहीं लगाता। नाउ न्यू कंपनी विल इशू 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार टू द शेयर होल्डर्स ऑफ एबी लिमिटेड। वो कह रहे अगर हमने केवल 2 लाख शेयर्स देने हैं 10 रुपीज के, ये हो गया 20 लाख। तो मेरा पीसी कितना आएगा? 20 लाख आएगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपने कंपनी खरीदी है 22,20,000 की और पेमेंट कर रहे हो 20 लाख, तो दिमाग मत लगाना, ये सब बुक एंट्रीज का खेल है। आपने अपना सिंपल सा लॉजिक जो मैंने बताया है कि आपका पहला प्रेफरेंस क्या है? नेट पेमेंट मेथड। पेमेंट पता लग गई, बात खत्म हो गया। नेट एसेट क्या आ रहे हैं उसको छोड़ दो। जब हम अकाउंटिंग करेंगे ना परचेजिंग कंपनी की बुक्स में, तो ये डिफरेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अभी इस पे दिमाग नहीं लड़ाना। अभी दिमाग लड़ाना कि सर पीसी कैसे निकालें। सबसे पहले देखो शेयर होल्डर्स को क्या मिल रहा है, क्या वो पूरी तरह से डिफाइंड है? यस, तो बस वो निकालो, टोटल करो, पीसी आ गया, बात खत्म। एसेट लायबिलिटीज की कीमत पर दिमाग मत लगाना, कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। जैसे यहां हो सकती है कि सर नेट एसेट में वैल्यू डिफरेंट है, नेट पेमेंट में वैल्यू डिफरेंट है, तो कोई बात नहीं, ये डिफरेंट आती हैं। और जब डिफरेंट आती हैं तो इसे हम क्वेश्चन करते हुए रिजॉल्व करते हैं। यही कंसेप्ट है, पहला चॉइस नेट पेमेंट मेथड। चलिए सर, ये भी हमने बात समझ ली, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं कौन सी इलस्ट्रेशन पर? इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर आते हैं। और मैंने बार बार कहा कि आप इस हेडिंग्स को मत देखा करो, आपने खुद से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बुक वाले को क्या समझ में आ रहा है उसको भूल जाओ। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड इज एज फॉलोज। आपको एक्स कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, डिवेंचर्स है, क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं और 10 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। तो यहां पर भी कुछ गड़बड़ है, यानी कि ये 1 लाख होना चाहिए। रेड से लिखता हूं मैं, 1 0 एक्स्ट्रा इधर।
1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स हैं। नाउ बैलेंस शीट थी एक्स लिमिटेड की, वाई लिमिटेड टेक्स ओवर एक्स लिमिटेड, यानी परचेजिंग कंपनी कौन है, वाई कंपनी, वेंडर कंपनी कौन है, एक्स कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स ऑफ वेंडर कंपनी आर डिस्चार्ज बाय परचेजिंग कंपनी एट 10% प्रीमियम बाय इशूइंग 12% डिबेंचर्स। परचेजिंग कंपनी कह रही है वेंडर कंपनी को, खुश हो जाओ, तुम्हारे जितने अमाउंट के डिबेंचर्स है ना, मैं उसका 10% बढ़ा करके आपको डिबेंचर दूंगी, यानी आपको ज्यादा अमाउंट का परचेजिंग कंपनी पेमेंट का प्रॉमिस कर रही है। ठीक है, फिर लिखा है 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड आर डिस्चार्ज एट अ प्रीमियम ऑफ 20% बाय इशूइंग नेसेसरी नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड एट 100 रुपीज ईच। अब परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को कह रही है तुम भी खुश हो जाओ, तुम्हें भी मैं एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूंगी। कितना, 20% एक्स्ट्रा अमाउंट पे करूंगी। कैसे पे करूंगी, उसके लिए मैं अपने शेयर इशू कर दूंगी। सफिशिएंट नंबर ऑफ या नेसेसरी नंबर ऑफ शेयर्स इशू कर दूंगी। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि सर यहां पर तो ये नेसेसरी नंबर आ गया, लेकिन ये कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, बहुत सिंपल है। वहां पर हमारे पास 1 लाख प्रेफरेंस शेयर्स थे 10 रुपए के, वैल्यू थी 10 लाख। परचेजिंग कंपनी कह रही है मैं तुम्हें प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा दूंगी 20%, यानी 1.20, यानी कि अमाउंट आ गया 12 लाख। तो पहले तो पता लग गया कि परचेजिंग कंपनी ने वेंडर कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को 12 लाख देने का प्रॉमिस किया है। फिर वो कंपनी कह रही है कि हम ये कैसे देंगे, इसके लिए हम अपने शेयर देंगे तुम्हें 100 रुपए वाले। तो 100 रुपए वाले ये 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स निकल आएंगे। सिंपल सा ये गणित है। यानी पॉइंट नंबर 3 प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट बिल्कुल साफ शब्दों में बता रहा है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 कह रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इज 20। वो कह रहे हैं कि भाई वेंडर कंपनी के जो शेयर की कीमत है वो 20 रुपए है, एंड दैट ऑफ वाई लिमिटेड इज 30 रुपीज। परचेजिंग कंपनी के शेयर की वैल्यू 30 रुपीज है। अब देखो बाजार में ऐसी होता है, रियल लाइफ में कैसे काम होगा, ऐसी काम होगा। भाई वेंडर कंपनी को बोला भाई तेरे शेयर की कीमत 20 रुपए है, मेरे शेयर की वैल्यू 30 रुपीज है। नाउ वाई लिमिटेड विल इशू इक्विटी शेयर्स टू सेटिस्फाई इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। वो कह रहे हैं कि भाई तुम अपने शेयर मुझे दे दो और बदले में हमारे शेयर ले लो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ टू कंपनीज। हमारे जो शेयर्स की वैल्यूज है उससे हम हिसाब किताब पूरा कर लेते हैं। तुम मुझे अपने शेयर दे दो, मैं तुम्हें अपने शेयर दूंगी। वेंडर कंपनी के शेयर हैं 20 रुपए के, परचेजिंग कंपनी के शेयर हैं 30 रुपीज के। इसका मतलब परचेजिंग कंपनी, मुझे ये बताओ, परचेजिंग कंपनी का शेयर बाजार में ज्यादा वैल्यू का है, तो क्या वेंडर कंपनी को उतने ही शेयर मिल जाएंगे? सोच करके मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, कम मिलेंगे ज्यादा मिलेंगे? अगर मैं आपसे कोई चीज ले रहा हूं जो सस्ती है और उसके बदले में मैं अपनी कोई चीज दे रहा हूं जो महंगी है, तो आपको वो यूनिट जो है वो कम मिलेंगे। ठीक है, तो वेंडर कंपनी के शेयर्स हैं 3 लाख, मार्केट वैल्यू है 20, परचेजिंग कंपनी के शेयर की वैल्यू है 30। तो परचेजिंग कंपनी कितने शेयर देगी? वो कह रहे कि ये हम शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। इसको बोला जाता है स्वैप रेशियो। आपस में जो हम एक्सचेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ शेयर वैल्यू, उसको बोलते हैं स्वैप रेशियो। अब वो कैसे निकाली जाएगी, तो उसके लिए आप चिंता ना करें, बड़ा सिंपल सा रूल है, मैंने आपको लिख करके दिया हुआ था। स्वैप रेशियो का रूल मैंने आपको लिख के दिया था। यानी कि जो हमारा तीसरा अब पॉइंट बच गया, वो बच गया शेयर एक्सचेंज मेथड का। शेयर एक्सचेंज मेथड के लिए हम निकालेंगे स्वैप रेशियो। जो अभी तक हमें क्वेश्चन में दी जाती थी कि परचेजिंग कंपनी कह रही थी कि हम तुम्हें 4 शेयर देंगे 5 के बदले में, 6 शेयर देंगे 5 के बदले में, 3 शेयर देंगे 4 के बदले में, तो वो स्वैप रेशियोस थी।
तो अभी तक के क्वेश्चन में रेशियो गिवन होती थी कि परचेजिंग कंपनी कह रही है हम इतने शेयर देंगे इतने के बदले में, अब मुझे नहीं दी, अब वो कह रहे वैल्यू से पता लगाओ गगन, क्योंकि बच्चों की नॉलेज अब थोड़ी बढ़ चुकी है, उनको बताओ स्वैप रेशियो कैसे निकाली जाती है। तो एक्सचेंज रेशियो या स्वैप रेशियो का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ वेंडर कंपनी अपॉन वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी, जो कि हमारे केस में 20/30। वेंडर कंपनी का शेयर 20 का है और परचेजिंग कंपनी का शेयर 30 का है। इसका मतलब आपको करना क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ वेंडर कंपनी ये लो मल्टीप्लाइड बाय स्वैप रेशियो 20/30, ये आपको बता देगा नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, परचेजिंग कंपनी ने कितने शेयर देने हैं, और इनटू में जो परचेजिंग कंपनी के शेयर की वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स इट। इसका मतलब 3 लाख शेयर्स थे वेंडर कंपनी के, इंटू 20/30 मल्टीप्लाइड बाय 30 रुपीज, तो ये आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 30 लाख। और परचेजिंग कंपनी को ये इक्विटी शेयर्स की पेमेंट है, और उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट आपको पता है, उनके पास 1 लाख शेयर्स थे 10 रुपीज वाले, और कंपनी ने उन्हें 120% पे वायदा किया था हम देंगे, तो वो 12 लाख रुपीज आई थी, यानी कि हमारा जो पीसी बनेगा वो बनेगा 42 लाख रुपीज का। प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, तो आओ प्रेजेंटेशन आपको दिखा देता हूं, पढ़ लीजिए। ठीक है, यहां पर जो बुक ने वर्किंग दी है, मैं तो उस वर्किंग से सेटिस्फाइड नहीं हूं, ये एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से यहां पर होना चाहिए 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 12 लाख, और इक्विटी शेयर्स में आएगा 3 लाख इंटू 20/30। अच्छा, इन्होंने मल्टीप्लाइड बाय 10 क्यों किया, पढ़ लेते हैं। यहां पर पढ़िए, हाउ एवर द एंट्रीज शुड बी मेड एट पार वैल्यू। अब क्वेश्चन में कहा है कि हमने जो एंट्रीज बनानी है ना वो पार वैल्यू पर बनानी है, और शेयर की जो पार वैल्यू है तो हमें वो लेनी पड़ेगी, इसीलिए हम यहां पर 10 रुपीज ले रहे हैं। और उन्होंने स्टार लगा के, शायद बुक ने इस बात को बताया भी है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स पेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स इज 2 लाख, दिस नंबर हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपीज इंस्टेड ऑफ 30 रुपीज। हम इसे 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि एंट्रीज हमें पार वैल्यूज पर बनानी है। अगर ये बात क्वेश्चन में ना लिखी हुई होती तो फिर हम इसे 30 रुपीज से मल्टीप्लाई करते, 10 रुपीज से मल्टीप्लाई नहीं करते। ठीक है सर, तो हमने शेयर एक्सचेंज मेथड सीखा। अब मुझे बताइए, यहां पर ये देखो, ये मैंने लिख के दिया है, स्वैप रेशियो कैसे निकालते हैं, वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ वेंडर कंपनी बाय वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, हमें इस क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई थी 20 और 30, अगर ये ना दी होती तो हम कैसे निकालते, वही नेट एसेट मेथड वाला रूल लगाते। फर्क सिर्फ इतना है कि नेट एसेट मेथड में हम केवल करते हैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज की वैल्यू, जबकि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हम वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज और माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अमाउंट, ये भी माइनस करते हैं। यानी अगर इस क्वेश्चन में मुझे इंट्रिंसिक वैल्यूज नहीं दी हुई होती तो जो 12 लाख रुपए मैंने पे किए हैं ना वेंडर कंपनी को, वो मैं यहां पर माइनस कर देता। हाँ, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हुए एसेट्स और लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो अमाउंट था वो भी माइनस करेंगे, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा इक्विटी शेयर्स की चाहिए। ठीक है, अब मैंने तो सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, और यहां पर सर देखो तो यहां पर तो फ्रैक्शन की बात आई नहीं। अब फ्रैक्शन की बात आती तो आप क्या करते, आइए जी, अगर फ्रैक्शनल शेयर्स आ जाएं तो आपने पेमेंट हमेशा कैश में करनी है एट द रेट ऑफ मार्केट प्राइस। अब मेरे साथ समझिए एग्जांपल, लेट अस सपोज ऐसा करते हैं कि जो हमारे पास नंबर ऑफ, इसी क्वेश्चन में जो हमने अभी इलस्ट्रेशन नंबर 7 किया उसी में हम चेंज करते हैं कि अगर सर इक्विटी शेयर्स हमारे पास जो 3 लाख थे
लेट अस सपोज वेंडर कंपनी के शेयर की वैल्यू आती 25 रुपीज और परचेजिंग कंपनी के शेयर की वैल्यू आती 30 रुपीज इंटू 10 रुपीज। मैं यहां पे ठीक कर देता हूं, यहां पर 10 रुपीज कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था हम एंट्रीज जो है ना बुक वैल्यू पे बनाएंगे। तो ये होगा 1 लाख, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ठीक है ना। और ये टोटल हमारे पास आ जाएगा 32 लाख, ठीक है। नाउ अगर ऐसा होता तो देखते हैं कि हमारा फ्रैक्शनल आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर 3 लाख डिवाइडेड बाय 30 इंटू 25, फ्रैक्शनल शेयर तो सर अभी भी नहीं आया। ओके, इसको चेंज करते हैं वापिस। मान लीजिए वेंडर कंपनी के शेयर की वैल्यू होती 20 रुपीज और परचेजिंग कंपनी के शेयर की वैल्यू होती 35 रुपीज, तब क्या होता? 3 लाख इंटू 20 डिवाइडेड बाय 35। यस, अब हमारे पास अगर ये ऐसा होता तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड ये बन जाते 1,71,428.5714 ऐसे आ रहा है। तब सर क्या होता? तब देखो, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, 2 मिनट लिखना मत। कैलकुलेशन ऑफ पीसी, पेमेंट टू इक्विटी शेयर्स इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स इशू करता 1,71,428 एट द रेट ऑफ 10 रुपीज। 10 रुपीज क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफाई किया है बुक वैल्यू, पार वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाती है हमारी 17,14,280 रुपीज। मुझे बताया ये वाला पॉइंट क्लियर है कि जब भी फ्रैक्शन में आ जाए तो आप राउंडिंग ऑफ में अगले नंबर पे मत चले जाना। आप ये मत कह देना कि सर 1,71,429 शेयर दे देंगे। अरे भाई ज्यादा क्यों देंगे? तो सर आपने कम क्यों दिए? कम नहीं दिए, पूरा कर रहा हूं। मैंने कहा भाई ये तो ले ले। अब जो तेरा बच गया, जो तेरा फ्रैक्शनल पार्ट बच गया, उसकी पेमेंट भी होगी, लेकिन वो वाली पेमेंट हमेशा किस में होगी? कैश में होगी। और जो आपका फ्रैक्शनल पार्ट था वो था 0.5714, इसकी पेमेंट हमेशा मार्केट प्राइस के हिसाब से होगी। सर क्वेश्चन ने कहा था एंट्रीज बुक वैल्यू पे होगी, तो शेयर की एंट्री बुक वैल्यू पे होगी, लेकिन कैश तो बाजार में जो हिसाब होगा उस हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अगर फ्रैक्शनल शेयर आएगा तो उसकी पेमेंट हमेशा मार्केट प्राइस के हिसाब से होगी। और हमारे शेयर का मार्केट प्राइस 30 रुपीज है। हमें परचेजिंग कंपनी के शेयर देने हैं, वेंडर कंपनी के नहीं देने। और सॉरी सर, यहां की वैल्यू आपने गलत कर दी, 35 लेनी चाहिए। यस, ये एट द रेट ऑफ 35 ली जाएगी। तो 0.5714 इंटू 35, ये 20 रुपीज का ये कैश बनेगा। उसके बाद सर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की पेमेंट थी वो इन प्रेफरेंस शेयर्स में ही करनी थी, 12,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो ये 12 लाख आएगा। तो उस केस में हमारी वैल्यू हो जाएगी 17,14,280 प्लस 20 और प्लस 12 लाख। बात खत्म। हमारा पीसी बन जाता 29,14,300। तो आपको समझ में आया कि ये वाला पॉइंट हमने जो आपको बताया है कि फ्रैक्शनल शेयर्स की पेमेंट हमेशा कैश में होगी। और दूसरी बात, अगर क्वेश्चन कह दे कि हम एंट्रीज किसी डिफरेंट वैल्यू पर बनाएंगे, लेकिन फ्रैक्शनल शेयर की पेमेंट हमेशा कैश में मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगी, जितना परचेजिंग कंपनी के शेयर की वैल्यू बनी है। ठीक है सर। अब सर यहां पर हमारे पास इंट्रिंसिक वैल्यू गिवन थी। कोई क्वेश्चन देखते हैं जहां पर हमें इंट्रिंसिक वैल्यूज गिवन ना हो। यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि गगन सर इस क्वेश्चन में हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे।
और मैंने आपको बताया इंट्रिंसिक वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं करूंगा, आप कैलकुलेट करोगे। रूल बहुत ही सिंपल है, जो भी वैल्यू ऑफ एसेट्स क्वेश्चन देगा वो लीजिएगा, माइनस जो भी वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज होंगी वो माइनस कीजिएगा। अब एक एक्स्ट्रा पॉइंट होता है यहां पर, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्विटी शेयर्स की निकाली जाती है, प्रेफरेंस की नहीं निकाली जाती, इसीलिए जो प्रेफरेंस कैपिटल का अमाउंट है वो माइनस कर दीजिएगा और फिर जो वैल्यू आएगी उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कीजिएगा, तो आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगी और फिर क्वेश्चन रिड्यूस होकर वहीं चला जाएगा जो मैंने पिछला क्वेश्चन किया है। अगर सर इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर फ्रैक्शनल शेयर्स बन जाएंगे तो फ्रैक्शनल शेयर्स की वैल्यू हमारे पास जो है कैश में सेटल होगी। राउंडिंग ऑफ हमेशा लोअर नंबर पर होगी, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन बुक में आप देखेंगे जहां पर मिस प्रिंट हो रखे हैं, क्वेश्चन की फिगर मिसिंग है, शेयर्स की फिगर मिसिंग है, तो आप पढ़ के समझ जाइएगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो मैंने आपको परचेज कंसीडरेशन के सभी केसेस समझा दिए, जितनी भी इलस्ट्रेशन है वो अब आपको होमवर्क की फॉर्म में करनी है, ठीक है। सर वैसे तो हमें परचेज कंसीडरेशन ब्रॉडली समझ में आ गया है, पर फिर भी मन में, अभी तो एक ही क्लास पढ़ी है और ये चैप्टर इतना भयानक है, मैं क्या बताऊं आपको। 1995 में एमलगमेशन की अकाउंटिंग सीए इंस्टीट्यूट ने AS14 इशू करके दी थी। आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से पूछिएगा कि कितने साल लगे थे उन्हें एमलगमेशन का क्वेश्चन पूछने में। क्या कहा, 1995 में AS14 एप्लीकेबल हो गया था। पहली बार 5 सालों के बाद ईयर 2000 में पहली बार एक परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करने का क्वेश्चन पूछा गया था। समझ रहे हैं इस चैप्टर को? तो आपने पहली क्लास में बहुत अच्छे से बातों को समझ लिया है। जो थोड़ी सी कमी आपको लग रही है कॉन्फिडेंस की, चिंता मत कीजिए। हम जितने क्वेश्चन करेंगे हर एक क्वेश्चन में हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, पीसी। और जब क्वेश्चन करेंगे तो फिर तो डिबेंचर का पॉइंट भी रीड करेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, एग्जाम में इंडिपेंडेंटली पीसी का क्वेश्चन भी आ जाता है, लीजिए। तो आप एक इस पोजीशन में आ गए हैं कि आप एग्जामिनेशन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं कुछ कुछ। थैंक यू कहिए मेरे को। वीडियो यूट्यूब पे देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त को रिकमेंड कीजिए, है ना। अच्छा, अगर आप यूट्यूब पर मेरे वीडियो देखते हो, चलो सब्सक्राइब नहीं भी करते हो, तो कम से कम कमेंट करके बता दिया करो कि सर हमें आपका वे ऑफ टीचिंग कैसा लगा। आपके और हमारे में बात करने का बस यही तो एक जरिया है, वरना कैसे बात करेंगे? तो मुझ तक आपकी बात कैसे पहुंचेगी? आप कहोगे सर और वीडियो बना दिया करो, बट सब्सक्राइबर नहीं है, मार्केट में रिकमेंडेशन नहीं है, कैसे जानूं मैं किसके लिए काम कर रहा हूं? थोड़ा दोस्तों को रिकमेंड कीजिए कि भाई कोर्स बाय कर लो। जिसने नहीं बाय किया कोई बात नहीं, पीसी सीख लिया तो कंसीडरेशन में कम से कम कमेंट लिख दो, क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा, कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो, कुछ सजेशन चाहते हो। सजेशन आजकल हर किसी के पास है। चलिए खैर, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो आपने करना क्या है, जो मैंने आपको नोट्स बना के दिए थे उसको आपने अलग रखना है, वो एग्जाम में आपके काम आएंगे। ये आपने प्रैक्टिस कर ली। अब आपके पास जो मटेरियल हो, जो बुक हो, उससे बनाइए, ठीक है। जो कमी रह जाएगी उसको नोट कर लीजिएगा, वो आने वाली 1-2 क्लासेस में आपको अपने आप क्लियर होगी। ठीक है सर, ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।